नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके, जो कि हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। और हरियाणा का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा जीके के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हरियाणा जीके का पोर्शन 22 से 23 मार्क्स का होता है। तो आज के टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के लेखक और रचनाएँ। जो आज हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा वो हमारा हरियाणा के लेखक और रचनाएं रहेगा। हरियाणा के सांगी और हरियाणा का सिनेमा जगत हम कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के लेखक और रचनाएं। तो पहले पढ़ेंगे हम हरियाणा की पहली कहानी। तो हरियाणा की पहली कहानी क्या रहेगी? हरियाणा की पहली कहानी हरियाणा की पहली कहानी रहेगी लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। हरियाणा की पहली कहानी क्या रहेगी? लड़की की बहादुरी रहेगी। इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि जो हरियाणा प्रदेश है उसकी पहली कहानी कौन सी रहेगी? लड़की की बहादुरी रहेगी। और इसके लेखक कौन रहेंगे? माधव प्रसाद मिश्र। जो आपकी लड़की की बहादुरी कहानी है, इसका लेखक कौन रहेगा? इसका लेखक रहेगा भाई माधव प्रसाद मिश्र। बहुत फेमस नाम है इनका। जब हम हिंदी का काल विभाजन करते हैं हिस्ट्री से, तो उसमें भी इनका नाम बहुत बार आता है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हिंदी इतिहास के नामकरण पे। तो जो लड़की की बहादुरी, इस कहानी के लेखक कौन रहेंगे? माधव प्रसाद मिश्र। और इनकी एक और रचना रहेगी क्या? माधव मिश्र निबंधावली। माधव मिश्र निबंधावली। तो लड़की की बहादुरी और माधव मिश्र निबंधावली, इन दोनों रचनाओं के लेखक कौन रहेंगे? माधव प्रसाद मिश्र रहेंगे। लड़की की बहादुरी पहली कहानी। और इसके अलावा जो आपके माधव प्रसाद मिश्र हैं, ये हरियाणा के पहले कहानीकार थे। जो आपके हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश के पहले कहानीकार कौन रहेंगे? माधव प्रसाद मिश्र प्रथम कहानीकार रहेंगे। आपके प्रथम कहानीकार। तो हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी, प्रथम कहानीकार माधव प्रसाद मिश्र। और लड़की की बहादुरी और माधव मिश्र निबंधावली, दोनों के लेखक कौन रहेंगे? माधव प्रसाद मिश्र रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इतिहास से, मतलब कि इतिहास से लेकर जो अब तक के राइटर्स हुए हैं टाइम टू टाइम, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है और पूछी भी गई हैं। तो सबसे पहले नाम आता है सम्राट हर्षवर्धन का। सबसे पहले कौन है? सम्राट हर्षवर्धन। तो सम्राट हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। रत्नावली, नागानंद और एक हमारी प्रियदर्शिका। सम्राट हर्षवर्धन ने कितनी रचनाएं रची हैं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तीनों ही एग्जाम्स में कई बार पूछ ली गई हैं, चाहे वो हरियाणा का एग्जाम रहा हो या फिर नेशनल लेवल एग्जाम रहा हो। तो हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। रत्नावली को आप कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस होता है और इस दिन क्या होता है? कुरुक्षेत्र में रत्नावली फेस्ट रखा जाता है, तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं। तो सम्राट हर्षवर्धन की कितनी रचनाएं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और एक ये तीनों की तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है ये? आपकी 3 रचनाएं हैं, ये संस्कृत भाषा में रचित है। संस्कृत भाषा, इनकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे बाणभट्ट, और नेक्स्ट कवि आएंगे वो रहेंगे, लेखक आएंगे वो रहेंगे हमारे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट का पहला इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो बाणभट्ट कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाणभट्ट कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। और इनकी रचनाएं क्या रहेंगी? हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी रहेंगी? हर्षचरित और कादम्बरी। जो आपके हर्षचरित कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं
क्योंकि ये इसका नाम क्या है, हर्षचरित। तो सोचते हैं कि और ऑप्शन में मिल जाता आपको हर्षवर्धन और बाणभट्ट दोनों, तो आप क्या सोचते हैं हर्षचरित के रचनाकार कौन रहेंगे, सम्राट हर्षवर्धन। लेकिन ध्यान रखना है हर्षचरित की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने की है। और ये मतलब कि किस तरह की पुस्तक है, ये हर्ष के जीवन, हर्ष के शासनकाल से संबंधित पुस्तक रहेगी हर्षचरित। यानी कि एक तरह से हर्ष की आत्मकथा की तरह है, लेकिन आत्मकथा खुद जिसकी आत्मकथा होती है वही लिखता है, लेकिन ये क्या है, बाणभट्ट ने लिखी है। तो यानी कि हर्षचरित के जीवन के बारे में सब कुछ बताएगी। फिर जो आपका हर्षचरित से हमें एक और चीज़ पता चलती है, इससे हमें पता चलता है कि जो राजा, जो ये सम्राट हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी मृत्यु के पश्चात इनकी माता यशोमती सती हो गई थी। इसका वर्णन हमें कहाँ मिल रहा है, इसका वर्णन हमें मिल रहा है हर्षचरित में मिल रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो रहेंगे वैनसोंग। तो वैनसोंग के बारे में पहले वैसे बता देती हूँ आपको। वैनसोंग कौन था, चीनी यात्री था, चीन से भारत आया था और किसके दरबार में आया था, सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यानी कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कौन, वैनसोंग। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। जो आपका वैनसोंग है इसको क्या बोला जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है, वैनसोंग को बोला जाता है। ये 629 ईस्वी में भारत आया था। भारत कब आया था, 629 ईस्वी में आया था। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कब आया था, ये वैनसोंग हरियाणा आया था 634 ईस्वी में और 644 ईस्वी तक ये हरियाणा में रहा था, या फिर भारत में भी हम कह सकते हैं इसको। तो कब से कब तक रहा ये हरियाणा में, 634 से 644 ईस्वी तक ये हरियाणा में रहा है। इसके बाद इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी रचना क्या है, CU की। वैनसोंग का भ्रमण वृत्तांत है एक तरह से, ये रचना क्या रहेगी, CU की। इसमें इसने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया, किसमें, CU की में। तो ये हम पढ़ा, सम्राट हर्षवर्धन की पढ़ी, बाणभट्ट की पढ़ी और वैनसोंग की पढ़ी। और हरियाणा की पहली कहानी रही लड़की की बहादुरी और लेखक कौन रहेंगे, माधव प्रसाद मिश्र। इसके बाद हमारा रहेगा आगे अलबरूनी। तो नेक्स्ट राइटर कौन रहेंगे, अलबरूनी। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या रहेगा, बहुत जरूरी है। अलबरूनी का वास्तविक नाम था अबू रिहान। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या रहेगा, अबू रिहान। अबू रिहान इसका वास्तविक नाम था। और ये अरब का लेखक था, अरब से आया था, अरब देश जो है वहाँ से आया था ये अलबरूनी। और किसका समकालीन था, महमूद गजनवी का समकालीन था। किसका समकालीन था ये, महमूद गजनवी का समकालीन था। महमूद गजनवी का ये क्या था, समकालीन था। और इसकी रचना क्या रहेगी, तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद, इसकी रचना का नाम क्या रहेगा, तहकीक-ए-हिंद या ताकीत-ए-हिंद भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसको बोला क्या जाता है, हिंद का दर्पण बोला जाता है। इस रचना को मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका तहकीक-ए-हिंद को। और किस नाम से जाना जाता है, हिंद का दर्पण। हिंद का दर्पण, क्योंकि इतना इतिहास हमने जो पढ़ेंगे उसमें पहला राइटर ये ऐसा आएगा जो हिंदुस्तान का उस समय का जो वास्तविक वर्णन था वो करेगा अपनी रचना में। जो उस समय हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति थी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसका वर्णन ये अपनी रचना में करेगा कौन, अलबरूनी। तो इसकी रचना को हिंद का दर्पण भी बोला जाता है। रचना क्या है, तहकीक-ए-हिंद। इसके अलावा अलबरूनी से एक और क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ये पहला विदेशी यात्री था या फिर विदेशी इतिहासकार था जिसने भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। किस भाषा का अध्ययन किया, इसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किसने किया था, अलबरूनी ने किया था। और किसका समकालीन था, महमूद गजनवी का ये समकालीन था। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो हमारे चंद्रबरदाई।
बरदाई। नेक्स्ट लेखक कौन रहेगा हमारा? चंद्र बरदाई रहेगा। और इनकी रचना क्या रहेगी? पृथ्वीराज रासो। रचना क्या रहेगी? पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो ये आपके नेशनल लेवल के एग्जाम में भी कई बार पूछी जा चुकी है और हरियाणा जीके के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। तो चंद्र बरदाई की रचना क्या रहेगी? पृथ्वीराज रासो। तो चंद्र बरदाई क्या था? पृथ्वीराज का राजकवि था। पृथ्वीराज चौहान था, उसका क्या था? राजकवि था। और ऐसा बोला जाता है चंद्र बरदाई में युद्ध कौशल भी था। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो ये इसके साथ जाता था। कौन? चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई की रचना रहेगी पृथ्वीराज रासो। लेकिन अगर इसका मूल्यांकन करें, आज के युग में इसका मूल्यांकन किया जाए इसकी रचना का, तो इसमें ज्यादातर बातें क्या हैं? काल्पनिक कही गई हैं। इसमें ज्यादातर बातें काल्पनिक बताई गई हैं। मतलब कि जो सच था वो इतना ज्यादा इसमें नहीं लिखा गया। सिर्फ पृथ्वीराज की प्रशंसा की गई है, उसकी आरों के बारे में नहीं बताया गया है। तो चंद्र बरदाई की रचना क्या रहेगी? हमारी पृथ्वीराज रासो रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे सूरदास। सूरदास। तो सूरदास का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहा? तो सूरदास का जन्म हुआ है सिही ग्राम बल्लभगढ़ में। सूरदास का जन्म कहाँ पर होगा? सिही बल्लभगढ़ में। सिही बल्लभगढ़। और ये कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? सिही ग्राम बल्लभगढ़ में हुआ। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। सूरदास के जीवन की एक और बात क्या है कि ये जन्म से अंधे थे। सूरदास क्या थे? जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे थे और महान कृष्ण भगत थे। कैसे भगत थे? महान कृष्ण भगत थे। अगर हम जैसे कि क्लासेज में पढ़ते हैं या फिर बड़ी क्लासेज में भी आते हैं तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास पढ़ते हैं तो वो सभी मतलब कि कोई राम का भगत था, कोई श्री कृष्ण का भगत था। तो सूरदास क्या थे? महान कृष्ण भगत थे। और इनकी रचना क्या रहेगी? सुरसागर। सुरसागर। सूरदास की रचना क्या रहेगी? सुरसागर सूरदास की रचना रहेगी। संबंध रहेगा सिही ग्राम बल्लभगढ़ से। इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे संत गरीबदास। संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म या फिर संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध रहेगा छुड़ानी गांव झज्जर से। कहाँ से संबंध रहेगा इनका? छुड़ानी झज्जर से इनका संबंध रहेगा। संत गरीबदास का संबंध कहाँ से रहेगा? छुड़ानी गांव झज्जर से इनका संबंध रहेगा। एक इन्होंने गरीबदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार बनता है, संत गरीबदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो संत गरीबदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गरीबदासी संप्रदाय की। गरीबदासी संप्रदाय। किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गरीबदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इनकी रचना की बात करें तो संत गरीबदास की रचना रहेगी गरीब ग्रंथ। गरीब ग्रंथ। इनकी रचना क्या रहेगी? गरीब ग्रंथ इनकी रचना रहेगी। और इनकी रचना को रतन सागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रतन सागर। नोट कर लीजिए, रतन सागर। कई बार क्या होता है आपको गरीब ग्रंथ की जगह रतन सागर मिल सकता है कि रतन सागर किसकी रचना, तो हमें पता होना चाहिए रतन सागर किसकी रचना रहेगी? संत गरीबदास की रचना रहेगी। और ये जो है जो संत गरीबदास ये कबीरदास जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। किससे प्रभावित है? कबीरदास जी से प्रभावित है। और कबीरदास की मौलिक रचना क्या रहेगी? बीजक रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, तो अब हम पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के टाइम पर आए, मतलब कि जो अंग्रेजों के टाइम पर बहुत सारे लेखक हुए हैं तो उनमें से जो फेमस लेखक जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेंगे उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहला नाम उनमें रहेगा बालमुकुंद गुप्त का। बालमुकुंद गुप्त। ये लेखक थे, पत्रकार थे, लेख लिखते थे। बालमुकुंद गुप्त का पेशा क्या रहेगा? पत्रकारिता का ही रहेगा। पत्रकार थे और लेखक भी थे। तो बालमुकुंद गुप्त का संबंध कहाँ से रहेगा? बालमुकुंद गुप्त का जन्म हुआ है बुढ़ियानी गांव रोहतक में।
या फिर संबंध भी हम इसको बोल सकते हैं। तो गुड़ियानी रोहतक से इनका क्या रहेगा, संबंध रहेगा। गुड़ियानी रोहतक से किसका संबंध रहेगा, बाल मुकुंद गुप्त का संबंध रहेगा। अब इनकी रचनाएं देखेंगे तो इनकी रचनाएं रहेंगी शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। दूसरी रहेगी अधखिला फूल, और एक है हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा की भूमिका। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो मुख्य रचनाएं रहेंगी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वो रहेंगी शिव शंभू के चिट्ठे, अधखिला फूल और हिंदी भाषा की भूमिका। जब आपके शिव शंभू के चिट्ठे, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो शिव शंभू के चिट्ठे क्या थे, लेख था इनका, क्या था, लेख था। वैसे अंग्रेजों के टाइम पर क्या था कि प्रेस उनके बारे में कुछ भी पूरा नहीं छाप सकती, यानी कि जो पत्रकार थे वो अपनी पत्रिकाओं या पत्रों में अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों की कोई भी पोल पट्टी नहीं खोल सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो उनकी प्रेस बंद कर दी जाती थी। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना नाम चेंज किया, बाल मुकुंद से क्या किया, शिव शंभू किया। और शिव शंभू के चिट्ठे नाम से ये अपनी पत्र पत्रिका या फिर हम लेख भी बोल सकते हैं, वो प्रकाशित करते थे और लोगों को जागरूक करते थे और उन्हें आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। तो इनकी रचनाएं रहेंगी शिव शंभू के चिट्ठे, अधखिला फूल और हिंदी भाषा की भूमिका। संबंध रहेगा गुड़ियानी गांव रोहतक से इनका संबंध रहेगा। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है शंभू दलाल, शंभू दलाल। शंभू दलाल की रचना रहेगी रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। तो शंभू दलाल ने किसकी रचना की है, रुक्मणी मंगल की रचना की है। याद कैसे करेंगे, शंभू किसका पर्यायवाची शब्द है, भगवान शंकर का शब्द है। तो हम यहाँ से कैसे कर लेते हैं इसको, भगवान शंभू हमेशा रुक्मणी का मंगल चाहते थे। किसका मंगल चाहते थे, रुक्मणी का चाहते थे। क्या चाहते थे, मंगल, यानी कि अच्छा चाहते थे, उसका भला चाहते थे। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो शंभू दलाल की रचना क्या रहेगी, रुक्मणी मंगल शंभू दलाल की रचना रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पंडित विद्यानिधि, पंडित विद्यानिधि। और इनकी रचना रहेगी भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह चरित्रम। जबकि पंडित विद्यानिधि है, इनकी रचना क्या रहेगी, भगत फूल सिंह चरित्रम रहेगी। तो याद कैसे करना है, भगत किसकी पूजा करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है। तो उसके फल स्वरूप से क्या मिलती है, विद्या रूपी निधि मिलती है। जब भगत भगवान की पूजा अर्चना करता है तो उसे विद्या रूपी यानी कि ज्ञान रूपी क्या मिल जाती है, निधि मिल जाती है, यानी कि धन मिल जाता है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो पंडित विद्यानिधि की रचना क्या रहेगी, भगत फूल सिंह चरित्रम इनकी रचना रहेगी। शंभू दलाल की रुक्मणी मंगल रहेगी। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे आज़ादी के बाद के लेखक जो अब तक रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं ना, जो हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट राइटर है उसका नाम रहेगा अमृतलाल मैदान, अमृतलाल मैदान। इनकी रचना रहेगी लाल धूप। अमृतलाल मैदान की रचना क्या रहेगी, लाल धूप इनकी रचना रहेगी, लाल धूप। अमृतलाल मैदान ने किसकी रचना की है, लाल धूप की रचना की है। याद कैसे करना है, गर्मियों में मैदान धूप से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। गर्मियों में जो मैदान होते हैं वो सूर्य की गर्मी से क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अमृतलाल मैदान की रचना क्या रहेगी, लाल धूप इनकी रचना रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे वो रहेंगे अभिमन्यु अनंत, अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट जो रहने वाले हैं वो है अभिमन्यु अनंत और इनकी रचना रहेगी लाल पसीना, लाल पसीना।
अभिमन्यु नंद ने किसकी रचना की है? लाल पसीना की रचना की है। याद कैसे करना है? अभिमन्यु कौन था? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जैसा लाल अनंत समय तक पैदा नहीं हुआ। अभिमन्यु जैसा लाल कब तक पैदा नहीं हुआ? अनंत समय तक पैदा नहीं हुआ। तो अभिमन्यु लाल यानी कि बेटा भी हम बोलते हैं लाल, तो जैसा लाल अनंत समय यानी कि काफी टाइम तक पैदा नहीं हुआ। तो अभिमन्यु नंद की रचना क्या रहेगी? लाल पसीना इनकी रचना रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा इनकी रचना रहेगी टूटा हुआ आदमी, बाहें और नीड़ के आगे। मोहन चोपड़ा की रचनाएं वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य कौन सी रहेंगी? टूटा हुआ आदमी, बाहें, नीड़ के आगे। जो आपकी टूटा हुआ आदमी है ये हरियाणा के एग्जाम्स में पहले कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसका आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो मोहन चोपड़ा से रचनाएं कौन कौन सी रहेंगी? टूटा हुआ आदमी, बाहें और नीड़ के आगे इनकी रचनाएं रहेंगी। तो याद कैसे करना? मोहन यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो आदमी, जो ये आदमी है ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का भगत है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का भगत टूट जाता है यानी कि वो अपनी हिम्मत हार जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपनी बाहें फैला देते हैं उसको उठाने के लिए, यानी कि उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित कर देते हैं। तो मोहन चोपड़ा की रचनाएं क्या रहेंगी? टूटा हुआ आदमी, बाहें और नीड़ के आगे इनकी रचनाएं रहेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे कृष्ण मदहोश। कृष्ण मदहोश इनकी रचना रहेगी अंधा सफर। अंधा सफर। कृष्ण मदहोश की रचना क्या रहेगी? अंधा सफर इनकी रचनाएं रहेंगी। तो याद कैसे करना है? कृष्ण कोई इंसान है, कृष्ण क्या? कोई आदमी है, और ये अभिमान में मदहोश है, यानी कि जिसको घमंड हो जाता है। कैसा हो जाता है? मदहोश हो जाता है, उसको किसी चीज की भी सुध बुध नहीं रहती है। तो कृष्ण क्या? अपने अहंकार में मदहोश है, और मदहोश व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? अंधा भी बोल सकते हैं। तो कृष्ण मदहोश की रचना क्या रहेगी? अंधा सफर इसकी रचना रहेगी। किसकी? कृष्ण मदहोश की रचना रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा कृष्ण बादल। नेक्स्ट रचनाकार हमारा क्या रहेगा? कृष्ण बादल रहेगा, और इनकी रचना रहेगी अमानत एक शहीद की। अमानत एक शहीद की। कृष्ण बाछल की रचना बाछल है, बादल नहीं है यहाँ पे। कृष्ण बाछल की रचना क्या रहेगी? अमानत एक शहीद की। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे उर्मी कृष्ण। उर्मी कृष्ण इनकी रचना रहेगी वन और पगडंडिया। वन और पगडंडिया। कृष्ण बाछल की रचना क्या रहेगी? वन और पगडंडिया। याद कैसे करना है? भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए कहाँ जाते थे? वन में जाते थे। कहाँ जाते थे? वन में जाते थे। और वन में क्या होती है? जाने के लिए पगडंडियाँ होती हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वन में जाते थे, और कहाँ से होकर जाते थे? पगडंडियों से होकर जाते थे। तो उर्मी कृष्ण की रचना क्या रहेगी? वन और पगडंडियाँ रहेंगी। एक बार दोबारा देखो, अमृतलाल मैदान की लाल धूप, अभिमन्यु अनंत की लाल पसीना, मोहन चोपड़ा की टूटा हुआ आदमी, बाहें और नीड़ के आगे। इसके बाद जो हमारे कृष्ण मदहोश की अंधा सफर, कृष्ण बाछल की अमानत एक शहीद की, और उर्मी कृष्ण की वन और पगडंडिया। इसके बाद हम एक और लिख देते हैं इसके नीचे ही, रमेश चंद्र जैन। रमेश चंद्र जैन की रचना क्या रहेगी? मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी रचे हाथ। रमेश चंद्र जैन की रचना क्या रहेगी? मेहंदी रचे हाथ इनकी रचना रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जय नारायण कौशिक।
जय नारायण कौशिक। तो जो जय नारायण कौशिक है, इनकी रचनाएं जितनी भी रचनाएं मैं आपको बताऊंगी सारी हरियाणा के एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। क्या कर लेना है इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें कर लेना। किसको, जय नारायण कौशिक को। तो इनकी रचनाएं क्या रहेंगी, एक तो इनकी रहेगी माटी का मोल, माटी का मोल। एक रहेगा इनका बूढ़ी सुहागिन, और एक इनकी रचना रहेगी हरियाणा वंदना, हरियाणा वंदना। जय नारायण कौशिक की कौन कौन सी रचनाएं मुख्य रहेंगी, माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन और हरियाणा वंदना। याद कैसे करना है, जो आपके नारायण है वो कण कण में समाये हुए हैं। तो मनुष्य का शरीर किससे बना, तो माटी का शरीर बोलते हैं ना, जो संत लोग हो क्या बोलते हैं, माटी का शरीर है मनुष्य का। तो किसमें, कण कण में समाये हुए हैं। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। और जो बूढ़ी औरतें होती है वो क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। और नारायण क्या करते हैं, हरियाणा की वंदना करते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा हेमराज निर्गम। हेमराज निर्गम, इनकी रचनाएं भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। इनकी रचना रहेगी सीप का मोती, और टूटते बंधन। इनकी रचनाएं क्या क्या रहेंगी, सीप का मोती और टूटते बंधन। हमें टूटते बंधन और टूटे हुए आदमी में कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका टूटा हुआ आदमी रचना वो है मोहन चोपड़ा की, और टूटते बंधन रचना किसकी रहेगी, हेमराज निर्गम की। दोनों ही एग्जाम्स में पहले पूछी जा चुकी है, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो हेमराज निर्गम की रचना क्या रहेंगी, सीप का मोती और टूटते बंधन। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। तो इसके बारे में तो सब जानते होंगे। तो उदय भानु हंस कौन है, हरियाणा के पहले राजकवि है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन रहेंगे, उदय भानु हंस। क्या रहेंगे, हरियाणा के प्रथम राजकवि उदय भानु हंस रहेंगे। और इनकी रचना क्या रहेगी, देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा। उदय भानु हंस की रचना क्या रहेगी, देशा में देश हरियाणा। तो मुझे आपको यहाँ पे एक बात और बतानी है। इससे पहले वाली वीडियो में जब हम सांगी कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने गलती से हरियाणा का राजकीय सांगी बोलना था, वहाँ पे मैंने हरियाणा का राजकीय कवि बोल दिया था। तो हरियाणा का राजकीय सांगी कोई आधिकारिक तौर पर तो है नहीं, ऑफिशियल वे से कोई भी हरियाणा का राजकीय सांगी नहीं है। लेकिन जो किताबों में लिखा होता है तो उस हिसाब से अगर माना जाए तो धर्मवीर पगाना को क्या माना जाता है, हरियाणा का राजकीय सांगी माना जाता है, धर्मवीर सांगी को। तो अब वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो हरियाणा का प्रथम राजकवि कौन रहेगा, उदय भानु हंस रहेगा। तो हरियाणा का राजकवि कौन है, उदय भानु हंस। और इनकी रचना क्या रहेगी, देशा में देश हरियाणा। इसके बाद है खुशीराम शर्मा, खुशीराम शर्मा ये रहेंगे हरियाणा के दूसरे राजकवि। जो आपके खुशीराम शर्मा ये क्या रहेंगे, हरियाणा के दूसरे राजकवि रहेंगे। हरियाणा के दूसरे राजकवि रहेंगे कौन, खुशीराम शर्मा। इनकी रचना रहेगी युद्ध चरितम, एग्जाम में आ चुकी है ये युद्ध चरितम। खुशीराम शर्मा की रचना क्या रहेगी, युद्ध चरितम रहेंगे। और हरियाणा के दूसरे राजकवि ये रहेंगे, हरियाणा का पहला राजकवि कौन रहेगा, उदय भानु हंस। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मोटिवेट होते हैं, फिर अगली वीडियो और भी अच्छे तरीके से बनाकर आपके सामने लाते हैं। अगली वीडियो का मटेरियल फिर हम और भी अच्छा रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे कंवल हरियाणवी, कंवल हरियाणवी।
कंवल हरियाणवी ने वैसे तो हरियाणवी भाषा की बहुत सारी रचनाएं रची हैं, लेकिन जो इनके एग्जाम में आ चुकी है और एग्जाम में आ भी सकते हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो कौन सी रहेगी? आशा की किरण। इनकी कौन सी रचना रहेगी? आशा की किरण। आशा की किरण किसकी रचना रहेगी? कंवल हरियाणवी की रचना रहेगी, आशा की किरण। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गुलाम हुसैन शाह। गुलाम हुसैन शाह, इनकी रचना रहेगी दाहिने हाथ का शंख। दाहिने हाथ का शंख। गुलाम हुसैन शाह की रचना क्या रहेगी? दाहिने हाथ का शंख इनकी रचना रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे राजाराम शास्त्री, बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके ये राजाराम शास्त्री। राजाराम शास्त्री, तो राजाराम शास्त्री ने क्या किया था? एक तो हरियाणवी लोक मंच की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। ये क्या थे? हरियाणवी लोक मंच के संस्थापक थे। हरियाणवी लोक मंच के संस्थापक कौन थे? राजाराम शास्त्री। और स्थापना कब की थी इन्होंने? हरियाणवी लोक मंच की जो स्थापना की थी वो की थी इन्होंने 1963 में। 1963 में क्या किया था? हरियाणवी लोक मंच की स्थापना की थी। किसने की थी? राजाराम शास्त्री ने की थी। और इनकी रचनाएं रहेंगी जादू फिरी। ये उपन्यास है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो आपके हरियाणा के एग्जाम उसमें राजाराम शास्त्री का ये उपन्यास जादू फिरी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका। तो विधा क्या रहेगी इसकी? उपन्यास की रहेगी। और जो नेक्स्ट है वो है ईख की खेती। इनकी अगली रचना रहेगी वो क्या रहेगी? ईख की खेती रहेगी। ये क्या? हरियाणवी परहसन है। जो आपकी ईख की खेती क्या है? हरियाणवी परहसन। इसकी विधा क्या रहेगी? हरियाणवी परहसन है। तो दो हैं, कौन कौन सी? जादू फिरी और ईख की खेती। दोनों के रचनाकार कौन रहेंगे? राजाराम शास्त्री। बच्चों को जादू फिरी तो याद रह जाता है कि राजाराम शास्त्री की रचना, लेकिन ईख की खेती को भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, ईख की खेती भी किसकी रचना है? राजाराम शास्त्री की रचना है। और विधा क्या रहेगी? हरियाणवी परहसन इसकी विधा रहेगी। जो नेक्स्ट है इसके बाद हमारे वो है चौधरी प्रताप सिंह। चौधरी प्रताप सिंह। चौधरी प्रताप सिंह की रचना रहेगी ताऊ झगड़ू। ताऊ झगड़ू। चौधरी प्रताप सिंह ने किसकी रचना की है? ताऊ झगड़ू की रचना की है। तो याद कैसे करना है? चौधरी प्रताप सिंह के ताऊ कैसे हैं? झगड़ालू हैं। ताऊ जो चौधरी प्रताप सिंह इनके ताऊ कैसे स्वभाव के हैं? झगड़ालू स्वभाव के हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चौधरी प्रताप सिंह की रचना क्या रहेगी? ताऊ झगड़ू इनकी रचना रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, इनकी रचना रहेगी डब डब भराए नैन। डब डब भराए नैन। तो रघुवीर सिंह की रचना क्या रहेगी? डब डब भराए नैन। तो याद कैसे करना है? जब चित्रकूट में भरत और भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम को रघुवीर भी तो बोला जाता है, तो वो दोनों मिले थे, तो दोनों की आंखें आंसुओं से भर आई थी। तो आंखों में आंसू आ जाना कोई क्या बोला जाता है? डब डब भराए नैन। इसके अलावा हम इसको कैसे भी याद कर सकते हैं? ये एक हरियाणवी लोकगीत है जो लड़की की विदाई के टाइम पर गाया जाता है, डब डब भराए नैन। तो रघुवीर सिंह की रचना क्या रहेगी? डब डब भराए नैन इनकी रचना रहेगी। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। बच्चों, मैंने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको अगर हरियाणा जीके से और भी वीडियो देखनी है ना, तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे वो रहेंगे रामफल चैल। नेक्स्ट राइटर कौन रहेंगे? रामफल चैल। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, क्योंकि इनकी रचना एग्जाम में पहले भी आ चुकी है। रामफल चैल, इनकी रचना क्या रहेगी? संजासीर या फिर साजासीर भी हम इसको बोल सकते हैं। रचना क्या रहेगी? संजासीर।
और इसकी विधा क्या है, ये रचना ये क्या है, कहानी उपन्यास है, तो ये क्या है, नाटक है। इसकी विधा क्या है, नाटक है। रामफल चहल की रचना क्या रहेगी, सांझासीर। विधा क्या रहेगी, नाटक की रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जगबीर राठी। जगबीर राठी, इनकी रचना रहेगी किसान की बेटी। जगबीर राठी की रचना क्या रहेगी, किसान की बेटी जगबीर राठी की रचना रहेगी। इसके बाद है विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक, इनकी रचना रहेगी दुबे की चिट्ठियां। दुबे की चिट्ठियां। और एक ये चांद नामक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका, चांद पत्रिका के संपादक भी हैं। चांद नामक मासिक पत्रिका के क्या है, ये संपादक हैं। और एक इनकी रचना रक्षाबंधन है। क्या है, रक्षाबंधन। तो विशंबरनाथ कौशिक की कितनी रचनाएं हैं, 2 तो रचनाएं हैं। और जो ये चांद पत्रिका के क्या है, संपादक, मुख्य रचनाएं कितनी है, 2। दुबे की चिट्ठियां और रक्षाबंधन। और संपादक किसके हैं, चांद नामक मासिक पत्रिका के संपादक है। जो आपकी पत्रिका है ये कैसी है, मासिक है, क्योंकि कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक होती हैं, कुछ वार्षिक होती हैं और कुछ मासिक होती है। तो ये कैसी है, मासिक पत्रिका है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे वो है रूपनारायण चंदाना। रूपनारायण चंदाना। रूपनारायण चंदाना की जो रचना रहेगी वो रहेगी फूल और कांटे। फूल और कांटे। रूपनारायण चंदाना की रचना क्या रहेगी, फूल और कांटे। ध्यान रखना, फूल और कांटे एक फिल्म का नाम भी है, कहीं आप उसके डायरेक्टर को ही लिखा हो। तो फूल और कांटे रचना किसकी रहेगी, रूपनारायण चंदाना की रचना रहेगी फूल और कांटे। एक इसके बाद फिर हरियाणवी भाषा में अनुवाद किया गया एक पुस्तक का। तो कौन सी पुस्तक है, गीतांजलि। एक बार देख लेते हैं इसको, गीतांजलि। ये आपकी लास्ट है अभी इस वीडियो में। इसके बाद जो हमारे हरियाणा के लेखक और रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इससे बार शायद ही आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या फिर इनके पूछे जाने के चांसेस ही रहते हैं। तो जो गीतांजलि है इसके रचनाकार कौन थे, वैसे वास्तविक लेखक इसके कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव भी बोला जाता। तो गीतांजलि के लेखक कौन थे, लेखक थे इनके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे इसके लेखक, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका अनुवाद किसने किया है, प्रोफेसर हरि सिंह ने। तो जो आपकी गीतांजलि है इसका अनुवादक कौन रहेगा, हरियाणवी भाषा में अनुवाद किया गया गीतांजलि का। इसके अनुवादक कौन रहेंगे, प्रोफेसर हरि सिंह। प्रोफेसर हरि सिंह। तो ये आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हरियाणा के लेखक और रचनाएं, जो कि एग्जाम में पहले भी आ चुके और आने के जिनके पूरे चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।